कैसे हैं दोस्तों। आज बात फलस्तीन की करते हैं। फलस्तीन की 100 साल तारीख गद्दारी, बेईमानी और जुल्म सितम से भरी पड़ी है। 19वीं शताब्दी के आखिर तक फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1887 में ऑटोमन एम्पायर के द्वारा कराए गए सेंसस के अनुसार फलस्तीन में 87% मुस्लिम आबादी थी, 9% क्रिश्चियन आबादी थी, जबकि सिर्फ 6% ही यहूदी आबादी थी और ये लोग बड़े सुकून से यहाँ पे रहा करते थे। ये जमीन इसलिए भी मुकद्दस थी कि यहाँ तीनों मजाहिब के मुकद्दस मकामात हैं और ये जमीन उनकी तारीख संजोई हुई है। फलस्तीन का इलाका बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी काफी खास हो जाता है। 20वीं सदी के आते आते ऑटोमन एम्पायर बहुत ही कमजोर हो चुका था, जबकि उस वक्त ब्रिटेन का दुनिया के अधिकतर हिस्सों पे कब्जा था, जिसने अपने मकरो फरेब से दुनिया के ज्यादातर हिस्से को अपनी कॉलोनी बना रखी थी। उनकी कॉलोनी में इंडिया भी शामिल था। ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होने का फायदा उठाया और अरबों को बगावत के लिए उकसाया। उस वक्त के ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर हेनरी मैकमाहोन, जो कि इजिप्ट में थे, उन्होंने एक खुफिया लेटर लिखा अमीर मक्का शरीफ हुसैन को। इस खत में सर हेनरी ने लिखा था कि अगर अरब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करते हैं तो ब्रिटेन अरबों की मदद करेगा उन्हें आजाद कराने में। ये खत दूसरी तरफ और फ्रांस के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसे साइकस-पिकोट समझौता या साइकस-पिकोट एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर से आजाद कराए गए खित्ते को आधा आधा बांट लेंगे और हुआ भी ऐसा ही। अरबों ने बगावत की और ऑटोमन एम्पायर को वहां से निकाल दिया गया। 31 अक्टूबर 1917 को ब्रिटिश फोर्सेज ने फलस्तीन को तुर्कों से ले लिया और इस तरह 1400 साल बाद फलस्तीन पर से इस्लामिक राज्य का खात्मा हो गया। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एंग्लो जूइश नेता वाल्टर रोथस्चिल्ड को खत लिखा, जिसमें यहूदियों को फलस्तीन में जूज होमलैंड बनाने का वादा किया। दोस्तों, ये बात किसी भी समझदार इंसान को हैरत में डाल देती है कि ऐसा फैसला क्यों किया गया, जो कि आज भी डिबेट का मौजू है। दोस्तों, एक ऐसे जगह को जहां जूस एक टाइनी माइनॉरिटी थे को एक राज्य बनाकर देना एक बड़ी नाइंसाफी थी। एक बड़ी नाइंसाफी थी जो ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। फिर इसको अमल में लाने के लिए ब्रिटेन ने यहूदियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें असलाह दिया और उनका पॉलिटिकल सपोर्ट भी किया। सारे दुनिया से जूस को वहां लाकर बसाने में, खासकर यूरोपियन जूस को लाकर फलस्तीन में बसाने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की। दोस्तों, इतिहास में ये पहली बार था कि एक यूरोपियन पावर एक नॉन यूरोपियन टेरिटरी के किस्मत का फैसला कर रहा था, जिसमें ना तो बहुसंख्यक फिलिस्तीनियों की संख्या का ख्याल रखा गया और न ही उनकी इच्छाओं का ख्याल रखा गया था। जबकि बाल्फोर डिक्लेरेशन से पहले ब्रिटेन अरबों से उनकी आजादी का झूठा वादा भी कर चुका था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 1920 से 1946 के बीच 3,76,415 यहूदी यूरोपियन देशों से फलस्तीन लाए गए। दोस्तों, इस पीरियड में यहूदियों की संख्या 6% से बढ़कर 40% हो गई। सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन ने ऐसी नाइंसाफी अरबों के साथ या यूं कहें फिलिस्तीनियों के साथ क्यों किया। एक्सपर्ट इसके कई अलग अलग जवाब देते हैं। एक सिंपैथी थी, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ एक मुहिम चल रहा था, हर जगह पे यहूदियों को सताया जा रहा था। चूंकि फिलिस्तीन के यहूदी बहुत सुकून से रह रहे थे, इसलिए ऐसा माना गया कि फिलिस्तीन ही वो जगह है जहां पे यहूदी सुकून से रह सकते हैं। दूसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस वक्त जायनिस्ट मूवमेंट की बहुत सारे जायनिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया और ये डिक्लेरेशन तैयार कराई। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फलस्तीन ज्योग्राफिकल एतबार से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्वेज कैनाल पे अपने वर्चस्व को और मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए फलस्तीन एक माकूल जगह था। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले ज्यादातर यहूदी सोल्जर्स को फलस्तीन बुलाया गया। यहूदियों ने इरगुन नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। इन्होंने फलस्तीनियों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, जिसमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इनके इस अत्याचार ने लगभग 7.5 लाख फलस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर रिफ्यूजी की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। अरब इसे नकबा का नाम देते हैं। ब्रिटेन जब फलस्तीन से जाने लगा 1948 में, तो वो जाते जाते इस मसले को उस वक्त नए वजूद में आए यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया।
यूनाइटेड नेशन में 11 मुल्कों की कमेटी बनी जिसमें इंडिया भी था। यूएन ने इस मसले के लिए रिजोल्यूशन 181 पास किया जिसके अनुसार फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाना था, अरब एंड जेविश स्टेट। इस कमेटी में से 3 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया, इसमें भारत, ईरान और यूगोस्लाविया थे। बाकी 7 कंट्री ने इसके पक्ष में वोट किया था। मेजोरिटी के आधार पे इसको बांटने का फैसला किया गया जिसमें 55% हिस्सा यहूदियों को दिया गया जबकि सिर्फ 45% हिस्सा बहुसंख्यक अरबों को दिया गया, यानी फिलिस्तीनियों को दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ पेपर पे ही रहा, कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अरबों ने इसका बहिष्कार किया और अरबों ने इजराइल पे हमला कर दिया जिसने अभी अभी इजराइल स्टेट घोषित किया था। दोस्तों, यहाँ भी एक नाइंसाफी हुई। अरब चूंकि मेजोरिटी में थे उन्हें 45%, जबकि यहूदी जो माइनॉरिटी में थे उन्हें 55%। ये कैसा इंसाफ था? पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ जिसमें इजरायलियों ने अरबों को हरा दिया। दोस्तों, गजा जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें लगभग 22 लाख लोग रहते हैं। एक्चुअली रहते थे, कितने बाकी हैं पता नहीं। इजराइल ने इसे बैरिकेडिंग करके ओपन एयर प्रिजन में तब्दील कर दिया है। इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप भी कहा जाता है। इसे इसी के मुल्क के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक से अलग कर दिया गया है। इजरायलियों ने बैरिकेडिंग करके इसकी इकोनॉमी को बुरी तरह से तबाह कर दिया हुआ है। गजा में बेरोजगारी अपने पीक पॉइंट पे है। 62% युवा बेरोजगार हैं। दवा से लेके जरूरियात के किसी भी चीज को बिना इजराइल के परमिशन के गजा में नहीं ले जाया जा सकता है। गजा के 22 लाख लोगों में 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने खाने पीने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है। 78% गाजा के लोग जो पानी पीते हैं एक्चुअली वो पानी पीने के लायक भी नहीं होता है। और गाहे बेगाहे इजरायली आर्मी यहाँ के लोगों पर, एम्बुलेंस पर, हॉस्पिटल्स पर मिसाइल अटैक करते रहते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हाँ, जब बड़े हमले होते हैं उसको काउंट किया जाता है, जैसे 2008 का हमला, 2012 का हमला, 2014 का हमला और 2021 का हमला, जिसमें इजरायलियों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तबाह कर दिया था, जिनमें हजारों लोग मारे गए, उसमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। इजराइल डे 1 से जानबूझकर आम पब्लिक को निशाना बनाता है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास के जंग में अब तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45,000 लोग मारे जा चुके हैं और लाखों में लोग घायल भी हैं। पश्चिमी देशों की मक्कारी डे 1 से आज तक बरकरार है। ये लोग जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं, एक्चुअली इन्हीं के सपोर्ट से गाजा में जेनोसाइड जारी है। वेस्टर्न मीडिया भी बायस है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज गाजा में जिस तरह से रिपोर्टिंग होनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। इजराइल के इस बर्बरियत को आयरन क्लैड के नाम पे पश्चिमी देश असलहा और इमदाद फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, जंग का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के चेहरे से नकाब इस जंग ने हटा दिया। वायलेंस चाहे जो भी करे सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जंग हमेशा तबाही लाती है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का ही होता है।